राजा जयपाल जी बहुत ही अच्छे शासक रहे थे। इन्होंने को मतलब जो बोलते हैं नींव जी जी। चौहानों की नींव इन्होंने रखी थी। है अंतिम अवसर यही, कर दे तू ध्यान, एक बाण से लक्ष्य कर मत चुके चौहान। 4 बार 24 गज अंगुलष्ट प्रमाण, उड़ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। वेलकम गाइस, उड़ते परिंदे आज पहुंच चुके हैं पृथ्वीराज स्मारक स्थल तारागढ़ के फोर्ट में। और हमारे साथ यहाँ पे राकेश जी हैं और राधे श्याम जी है, जो यहाँ के लोकल जो है यहाँ की देखरेख करते हैं। तो राधे श्याम जी और राकेश जी, हमें बताइए यहाँ के बारे में, क्या इतिहास है इस जगह का। यहाँ पे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में ये स्मारक बना हुआ है, जिनकी प्रतिमा अष्ट धातु की लगी हुई है। और इस स्मारक में जहाँ जहाँ इनके पूर्वजों ने मतलब जो जो करा है, घटनाक्रम है, सारा विवरण सहित यहाँ लिख दिया हुआ है। हाँ हाँ। जैसे अजमेरू दीर्घा किसी के नाम पे बसा हुआ है, अनासागर झील का क्या हिस्ट्री है, विग्रहराज चतुर्थ बिसल देव चौहान जो इनके दादाजी थे, पृथ्वीराज जी के दादाजी के दादाजी, उनका क्या इतिहास है, उन्होंने क्या क्या निर्माण करवाए। उन्होंने संस्कृत पाठशाला जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं उसका निर्माण करवाया, बिसलपुर शिव मंदिर का करवाया, बिसलसर का करवाया, और संयोगिता को कैसे उठा के लाए। अंतिम हिंदू सम्राट है, उनके बारे में पूरा चंद्रवरदाई का पूरी व्याख्या लिखी हुई है। और कहाँ कहाँ इन्होंने शासन फैलाया, वो सारा विवरण आप इस स्मारक में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अब यदि देखना है तो डायरेक्ट सीधा सबसे पहले अजय मेरू दीर्घा है, ये है अजय मेरू। जो राजा सबसे पहले अजयपाल जी थे, अजय मतलब राजा, अजयपाल जी, मेरू मतलब होता है स्वरू पर्वत, स्वर्ण जैसी आभा, जहाँ साक्षात देवगण निवास करते हो। तो इन्हीं के नाम पे प्रजा ने अजय मेरू की जगह फिर बाद में ये अजय मेरू नाम हो गया था। दीर्घा मतलब होता है गैलरी, इसमें सारा इनका विवरण दिया हुआ है। राजा अजयपाल जी बहुत ही अच्छे शासक रहे थे। इन्होंने को मतलब जो बोलते हैं नींवदाता, चौहानों की नींव इन्होंने रखी थी। और ये है आना सागर, इनके पुत्र जो अर्णवराज चौहान है। एक बार क्या हुआ था, मोहम्मद बहिलम इन्होंने तुर्कियों ने आक्रमण किया था जी। तो एक ये नागपाड़ और गढ़बिटली, ये इसको तारागढ़ को गढ़बिटली भी कहता है पौराणिक नाम, तो इनके बीच में एक मारकाट हुई थी। उस वजह से सैकड़ों की तादाद में फोर्स कटी थी जी। तब इन्होंने क्या किया, जब ज्यादा दुर्गंध उठने लग गई थी, तब इन्होंने ये चंद्रा नदी को काट के लेके आए अर्णवराज चौहान। फिर उसके बाद में रोक कर इन्होंने एक झील बनाई जिसको आना सागर झील के नाम से जाना जाता है। तो राकेश जी ने एक बहुत अच्छी जानकारी हमें दी है कि अजय मेरू जी जो थे, चौहान वंश की जो स्थापना है उन्होंने ही की थी। तो अजय मेरू जी ने स्थापना की थी चौहान वंश की। और आगे जानकारी के लिए हम आगे चलते हैं। बिसल देव दीर्घा, राकेश जी ये बिसल देव दीर्घा जी के बारे में हमें बताइए। ये है पृथ्वीराज जी के दादाजी जो होते हैं, वो 1155 तक इनका साम्राज्य था, बिसल देव चौहान, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने एक तो संस्कृत पाठशाला जिसको 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं, उसका निर्माण करवाया था। इसमें उस टाइम में इतना भव्य था कि माँ सरस्वती की भव्य इसमें बड़ी सी मूर्त लगी हुई थी। और 10 बीघे में ये फैला हुआ था। 10,000 शिष्य एक साथ बैठकर इसमें शिक्षा दीक्षा लेते थे, जिसमें 5 साल 5 महीना और 5 दिन का बच्चा ही उस गुरुकुल में प्रवेश लेता था जी। और इस पे संस्कृत में पंक्तियां उगेरी गई है, जिसको हरिकेली नामक नाट्य के नाम से जानते हैं, अभी भी उगेरी हुई है। एक ये बिसलपुर का शिव मंदिर जी, ये भी महाभारत काल, ऐसे रामायण काल का बताते हैं। और ये है बिसल देव चौहान की जो पेंटिंग सचित्र द्वारा ये बनाई हुई है। एक और जानकारी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बिसल देव जी के बारे में बताई कि संस्कृत पाठशाला की, जिसको 2.5 दिन का झोंपड़ा भी कहा जाता है, उसकी नींव भी बिसल देव दीर्घा जी ने ही रखी थी, जहां पे। और इनको चौहानों का स्वर्णिम काल जो होता है, चरम पर पहुंचाने वाले स्वर्णिम काल, इनकी चौहानों की ये बिसल देव चौहान द्वारा ही लाया हुआ है। इनका चौहान वंश को स्वर्ण काल में लेके जाने का जो श्रेय है वो बिसल देव दीर्घा को ही जाता है। एक और इनको एक पदवी है उसकी, खुर रजोदर की, यानी जब सेना का आक्रमण जब करने, जब ये टुकड़ी के साथ में निकलते थे तो सूर्य भी छिप जाता था, इसलिए कवियों ने उनको खुर रजोदर की पदवी दी है। संयोगिता दीर्घा, राकेश जी यहाँ के बारे में हमें बताइए, संयोगिता दीर्घा के बारे में। संयोगिता दीर्घा सबसे पहले जो रानी थी इनकी, वो थी रानी इंचनी। और उसके बाद में वर्णन मिलता है इनका संयोगिता का, क्योंकि ये जयचंद उनके जो कन्नौज पति थे, उनकी पुत्री थी। ये उनको उठा के लेके आ गए थे, फिर उनके बाद में युद्ध भी हुआ था। और जैसे उनको नीचा दिखाने के लिए पृथ्वीराज जी को डोर पे उनकी मूर्त भी बनाई थी, वो काफी बड़ी, इसकी लंबी है। तो फिर उसके बाद में ये भी है, बहुत बड़ी सी है ये, क्या बताऊं। संयोगिता जी के बारे में जो जानकारी हमें राकेश जी ने दी है। और आगे हम चलते हैं, चंद्रवरदाई दीर्घा जी के बारे में हम जानकारी यहाँ से राकेश जी से लेंगे। चंद्रवरदाई दीर्घा, तो राकेश जी यहाँ के बारे में हमें बताइए, चंद्रवरदाई दीर्घा।
चंद्रवरदाई जी थे, ये पृथ्वीराज चौहान के खास सखा भी थे और दरबारी कवि भी थे। जी ये आपको जो वीर संयम राज की इनमें जो मिली हुई है, ये है इनका मित्र है किसका, सम्राट पृथ्वीराज चौहान का। एक बार इतना भयंकर युद्ध हुआ था जी कि जो पृथ्वीराज चौहान जी है वो इतना घायल होके नीचे गिर गए थे, और जो गिद्ध होते हैं वो जी। इनका मांस नोच रहे थे। तब क्या हुआ कि पास ही खड़े ये संयम राज जी इनके मित्र थे, वो भी घायल अवस्था में थे। जी तो इन्होंने सोचा कि ऐसे तो महाराज और बड़ी ज्यादा संकट आ गया, विपत्ति आ गई। जी तो ये रेंगते हुए उनके पास में जाते हैं, जमीन से कटार उठाते हैं और अपनी जांग को फाड़कर मांस के टुकड़े उन गधों को खिलाते हैं, ताकि उनका मांस खाने की हाँ। बजाय वो अपना मांस उन्होंने दे तब दिया। तक खिलाते हैं जब तक कोई दूसरी उनकी टुकड़ी नहीं आ जाती। जी। फिर आने के बाद में ये फिर इसी तरीके से वो जो बचाया गया, हाँ बचाया गया। पृथ्वीराज चौहान जी के मित्र ने देखिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है कि जब महाराजा ने घायल हो गए थे युद्ध में, उनकी जगह अपना मांस गिद्धों को इन्होंने खिलाया। तो बहुत बड़ी कुर्बानी एक उन्होंने के मित्र ने दी है, चंद्रवरदाई दीर्घा ने। अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान दीर्घा। जी हाँ, हिंदू जो साम्राज्य था उसके अंतिम सम्राट जो रहे हैं पृथ्वीराज चौहान जी रहे हैं। तो राकेश जी हमें बताइए पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में 4 बातें। ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, इनका जन्म होता है 1166 में। जी 1177 में इनका राज्य अभिषेक होता है। 1191 में इनका त्रैन का प्रथम युद्ध होता है, जी और 1192 में फिर ये बंदी बना के वो फिर अफगानिस्तान जो होता है गौर देश, वहां लेके जाते हैं। और इनमें आपको जो अंतिम हिंदू सम्राट में ये आपको मिलेगी, एक तो तारागढ़ दुर्ग है, जी इनका विवरण दिया हुआ है जी कि इनमें 14 बुर्जे हैं, घूंघट बुर्ज, ओढ़नी बुर्ज और ऐसे हैं। और जी 7 इसमें जो प्राचीन जो बावड़ियां होती है जी वो बावड़ियां बनी हुई है। और इसकी भूतल से ये 1300 फीट ऊपर है। और ये पृथ्वीराज चौहान को जो एक्सपायर होने के बाद में इनके पिताजी की जो तलवार देके भेंट जो राजगद्दी पे इनको बिठाया था, जी उस जी टाइम ये 7 लक्ष के स्वामी नियुक्त हुए थे, यानी जी 1.25 लाख काम इस तारागढ़ फोर्ट के लगते थे। ओके। तो ये अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में जानकारी राकेश जी ने हमें दी। और ये जो आप देख रहे हैं नक्शा, ये है पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का। यहाँ के बारे में भी राकेश जी हमें बताएंगे ये है कि पृथ्वीराज चौहान जी का साम्राज्य। जब 7 लक्ष के स्वामी नियुक्त हुए थे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, तब क्या हुआ कि ये जो दिल्ली का लोहा स्तंभ है, यानी जो बिसल देव चौहान विग्रहराज चतुर्थ है, इन्होंने दिल्ली का जो लोहा स्तंभ है, इनको मतलब जो दिल्ली का लोहा स्तंभ है, इस पे 1155 तक इन्होंने एक संघ बना करके सभी राजाओं को एक करके एक एक तुर्की सेना को जी मतलब जो खत्म किया था, उसका 1155 तक पूरी वंशावली इन पे लिखी हुई है। तो यहाँ तक एक भी तुर्की यहाँ नहीं है। जी, ये भी जानकारी इन्होंने बहुत अच्छी दी पृथ्वीराज चौहान जी के साम्राज्य के बारे में। शब्द वेदी धनुर्धर पृथ्वीराज चौहान, यहाँ के बारे में बताइए हमें राकेश जी। जब त्राइन के द्वितीय युद्ध में 1192 में सम्राट पृथ्वीराज चौहान जब परास्त हो जाते हैं, जी तब उसके बाद में इनको अफगानिस्तान ले जाया जाता है। जी तो जो इनका चंद्रवरदाई होता है, जी जब हमने उनके बारे में पढ़ा था अभी, ये इनके राजकवि भी हैं, मित्र कवि, तो इनको बहुत बड़ा दुख होता है। जी और तब ये उसके बाद में अपनी जो रसों में लिखते हैं कि सुना कि गोरी ने किया राजा को बिन, यानी उनको जब मालूम चला ना कि अपने सम्राट के साथ में ऐसी ऐसी हो रही है हरकतें, तब उनकी आंखें फोड़ दी, जी उनके मतलब ऐसे बाल नोचना, ये बहुत चीजें हो रही थी। तब बहुत उनको ज्यादा यातनाएं ऐसे मतलब मन में ऐसे हुआ, तो इन्होंने वो लिखे थे फिर बाद में उन्होंने कि सुना कि गोरी ने किया राजा को बिन नैन, चंद्र चला गजनी की और सुमिरन करने नैन, यानी अपनी आंख को देखने के लिए यहाँ से फिर वो अफगानिस्तान की ओर प्रवास कर देता है। अब वहां जाने के बाद में मोहम्मद गोरी से मिलता है। मिलने के बाद में जब उन्होंने बोलती है कि भाई हमारे सम्राट ने तेरे को इतनी बार यानी 16 बार माफ किया है, जी 17 बार में परास्त हुए सम्राट, तो 16 बार माफ किया है, तो भाई एक बार तुम भी छोड़ो इसको। हाँ हाँ तो इन्होंने क्या आपस में इनके बेस होती थी, ये बोलता है मोहम्मद गोरी को इसको भी उठा के बंद कर दो, डाल दो इसको जेल में भी। जी अब उसमें जेल में डालने के बाद में क्या होता है कि वो आपस में जब मिलते हैं तो वो उनकी आंखें नहीं होती है, जी तब वो मतलब एक जो राजाओं को संबोधित करता है जी कि हे सोमेश्वर पुत्र जी राय पिथोरा सांबर नरेश, आई तुम पर विविधा विचित्र, इस क्षण तक घड़ियाल साथ साथ भेदेंगे सबको साथ साथ, एक वचन पूर्ति का फल आया, हुक्म इसीलिए मैं गजनी चलाया। जब महाराज ने उनको पूछा कि चंद्र तू क्यों आया यहाँ पे, जी तुम आ तो गए लेकिन ये तुझे भी मार देंगे, जी तब फिर उन्होंने ये ऐसा कहा कि हुक्म में एक जो था मैं उन्हीं के आपके लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई तुम आ तो गए हो चंद, लेकिन अब यहाँ से जा नहीं पाओगे। तो उन्होंने फिर अपनी वो रणनीति बनाई, जी तो भाई उनको जैसे कैसे मोहम्मद गोरी को मारना है। जी तो उन्होंने कहा महाराज आप शब्द वेदी में बहुत धनुधर हो, जी तो आप शब्द वेदी मार कर उसको मोहम्मद गोरी को मतलब आप मार सकते हो मार आप। सकते हो। तो उन्होंने कहा कैसी बात करते हो चंद, हम्म अरे मैं तो लोचन हीन रे, तू करता है चूक,
कैसे मारू काक को, मैं तो हूँ लुलू, यानी कि मेरी तो आंखें फूटी हुई है, मैं जी। मारू तो कैसे मारू। हम्म। तो फिर चंद वापस बोलता है कि मतलब जो आपस में इनके ही जी। मध्यकालीन जो बातें होती करती है वो इसमें सारा विवरण दिया हुआ है। फिर ये आपस में बातचीत करने के बाद में अब ये बोलते हैं कि भाई कि तुमको महाराज का मैं आपको ये प्राकृत मगधी और इनमें 5 भाषाओं में ये अपभ्रंश में इनमें प्राकृत होते हैं। जी। तो ये अपनी एक रणनीति बनाते हैं। रणनीति बनाने के बाद में वापस जो चंद्रवरदाई होती है मोहम्मद गोरी से मिलता है। जी। मिलने के बाद में उनको बोलता है कि भाई जो लोहे के जो ये तीरंदाजी होती है वहां पे, जी। तब ये बोलता है वापस कि मेरे राजा भी इसमें भाग लेंगे तीरंदाजी में। अच्छा। और आंखें नहीं है लेकिन फिर भी ऐसा तीर मार तीर देंगे, मारेंगे। यानी ये एक तीर मारेंगे जो ये सातों तो को क्रॉस कर जाएगा। मोहम्मद जी। गोरी ने भी देखा यार एक तीर मारेगा ये सातों को कैसे क्रॉस कर देगा। हम्म। तो मतलब एक वो अजीब सा था कि भाई यार जी। एक को कर सकता है सातों को तो कैसे। जी। तो ऐसे करने के बाद में फिर ये प्रतियोगिता में अपनी वो रखता है चंद्रवरदाई जी। और फिर एक बात बोलता है कि मेरे आप ये जब तीर चलाएंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जब आप 3 बार आदेश दोगे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीर चला, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीर चला, सम्राट पृथ्वीराज चौहान तीर चला, जी। इतना सब होने के बाद में वो उनको बोल देता है कि ठीक है मैं दे दूंगा। जी। तब ये पृथ्वीराज चौहान जी बोलते हैं कि भाई का ला चंद मुझे 2 तीर दो। जी। तो चंद्रवरदाई ने कहा 2 तीर महाराज, एक तीर जो महापुरुष को भला, जी। एक तीर जो श्री राम ने रावण को मारा, एक त्रिशूल जो त्रिपुषक शंकर ने मारा। ऐसे करके उनको 15-16 उदाहरण देते हैं, तब जी। जाके उनमें जोश आता है। जोश आने के बाद में फिर बोलते हैं कि भाई आप लगाओ भाई, जी। वो बताओ जी। आवाज लगाओ 3 बार, तब जाके तीर चलाए। जी। तब इन्होंने 3 बार आवाज लगाई मोहम्मद गोरी ने। तब इन्होंने ऐसे बोला कि है अंतिम अवसर यही, सुनकर दे तू ध्यान, एक बाण से लक्ष्य कर मत चुके चौहान, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, और ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इतना कहते ही जैसे उसने जी। 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 जैसे उन्होंने 3 बार उनका पृथ्वीराज चौहान तीर चलाओ, इतने में 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इतना कहते ही उन्होंने ऐसे अंगुल से मारा, क्योंकि वो आवाज लगा रहा था, वो आवाज डायरेक्ट सीधा कैच कर रहे थे, अंधे तो थे ही महाराज। तो उन्होंने जैसे ही सुना था कि 4 बार 24 गज, उन्होंने डायरेक्शन देखा और सीधा खींच के ऐसा तीर मारा मोहम्मद गोरी को इतना ऐसा कर दिया। मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान जी जब युद्ध में परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं, यहाँ से उठाकर उनको अफगानिस्तान ले जाया जाता है। वहां पे बहुत ही हृदय विदारक उनको यातनाएं दी जाती हैं, जिनको सुन के आज भी दिल पसीज जाता है। किस तरीके से लहू लुहान करके पृथ्वीराज चौहान जी की आंखें तक नोच ली गई, और शब्द भेदी बाण का इस्तेमाल करके किस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को वहां मृत्यु लोक पहुंचाया, किस तरीके से। बहुत सुन के ऐसा फील होता है कि अगर आज भी उस घटना को याद किया जाए तो आंखों में आंसू आने में कोई कमी नहीं रहती है। राकेश जी ने ये पूरा विस्तार से विवरण हमें बताया है और बहुत ही अच्छी जानकारी हमें भी लगी। तो जब भी आप पृथ्वीराज चौहान स्मारक स्थल तारागढ़ में पहुंचते हैं तो एक बार आप सबको यहाँ का विजिट जरूर करना चाहिए। एक बहुत बड़े योद्धा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, जिन्होंने मरते दम तक हार नहीं मानी, तो ऐसे योद्धा के बारे में जानने का हर एक भारतवासी को, हर एक चौहान वंश के इंसान को हक जरूर बनता है। धन्यवाद। अच्छा, ये वाला जो मंदिर है, ये पृथ्वीराज जी देखो पूजा अर्चना करते हैं, और ये पृथ्वीराज चौहान जी पूजा अर्चना करते हुए ये प्राचीन मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे ये क्या जब स्मारक बना था ना जी, तभी सबसे पहले माता की स्थापना हुई थी, क्योंकि जहाँ ये आराध्य देवी का ना ये सबसे पहले चौहान सांबर से उठे हुए हैं। जी जी। चलिए, पूरा व्यू जो आप देख रहे हैं ये तारागढ़ फोर्ट का है यहाँ से, और ये जो दृश्य आप देख रहे हैं ये बदौलत राकेश जी की है, जिन्होंने हमें यहाँ के बारे में बहुत अच्छी जानकारी भी दी। और ये व्यू हमें पता नहीं था, लेकिन राकेश जी इस व्यू को दिखाने के लिए हमें यहाँ तक लेके आए। ये अजमेर शहर का एक पैनोरेमिक व्यू भी देख सकते हैं। तो पूरा पैनोरेमिक व्यू एक और हमें यहाँ से अजमेर शहर का देखने को मिल रहा है। और राकेश जी अभी हमें यहाँ के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। यहाँ से भाई साहब सबसे बढ़िया एक तो एक नारेली जो जैन मंदिर है, वो सामने वो पहाड़ यहाँ से वो दिख रहा है, वो सामने यहाँ से एक जैन मंदिर है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन भी कवर होता है वो रहा। और एक ये है सम्राट पृथ्वीराज चौहान खैर नगर, जो सामने दिखाई दे रहा है, सम्राट पृथ्वीराज चौहान खैर नगर है। ये पूरा चंद्रवरदाई स्टेडियम है, चंद्रवरदाई स्टेडियम के नाम से भी जानते हैं। चंद्रवरदाई नगर भी चंद्रवरदाई के नाम से रखा हुआ है जी। ये अजय नगर है, उधर का सोमलपुर आ गया। और ये अजमेर का मतलब जो आधा अजमेर जो कवर होता है वो यहाँ से होता है, और मेन कवर होता है तारागढ़ फोर्ट, जहाँ से 5 लक्ष के स्वामी सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी।
तो एक पैनोरामिक व्यू में हमने तारागढ़ के उस तरफ से आपको दिखाया था फोर्ट से, और दूसरा पैनोरामिक व्यू जो आधा अजमेर आपको यहाँ से भी देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ जैसे तारागढ़ फोर्ट का पूरा व्यू यहाँ से खड़े होकर के देख सकते हैं, और सामने ही स्टेडियम है यहाँ पे जो कि पृथ्वीराज चौहान जी के नाम से ही लगभग है यहाँ पे। और उसके अलावा पूरा पैनोरामिक व्यू जो कि एक आंखों को सुकून देने वाला व्यू है अजमेर शहर का, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इनका है पूरा योगदान। और जिनके ये है ओंकार सिंह जी लखनऊ साहब, अभी वर्तमान में पर्यटन मंत्री, इन्होंने ही इस स्मारक का पूरा देख वगैरह पूरा वगैरह बनाने में सारा श्रेय इनका जाता है, क्योंकि अध्यक्ष। और ये जो आप नक्शा देख रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान ने जहाँ जहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया वहाँ वहाँ इन्होंने अपने झंडे गाड़े। और ये पूरा बठिंडा, नौहर, भादरा, दिल्ली, हस्तिनापुर, खंडेला, नागौर, अजमेर, चित्रकूट, रणथंभौर, जहाँ जहाँ पृथ्वीराज चौहान ने अपना राज्य स्थापित किया, हर जगह इन्होंने अपने झंडे गाड़े, अपनी वीरता के झंडे गाड़े। और ये तस्वीरें आप तारागढ़ फोर्ट से देख रहे हैं, जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान की अष्टधातु की प्रतिमा भी आपको यहाँ से देखने को मिल रही है। पृथ्वीराज चौहान जी का ये एक साम्राज्य का पूरा विस्तार का जो है यहाँ पे ब्यौरा है, जहाँ पे इन्होंने जहाँ जहाँ अपना राज्य स्थापित किया सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी यहाँ के लोकल जो गाइड हैं और राकेश भाई बहुत अच्छे जानकार हमें लगे यहाँ पे, जिन्होंने यहाँ के बारे में पूरा इतिहास में जो है छोटे शब्दों में बयान किया। इस वक्त मैं इस छत पे मौजूद हूँ, जहाँ पे बहुत ही कम लोगों को ये व्यू देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आने की परमिशन हर किसी को नहीं मिलती। और ये बहुत ही अच्छा व्यू यहाँ से भी मिल रहा है पीछे अजमेर शहर का। और एक वो वाला पार्ट था जो हमने आपको उधर से दिखाया था, और एक ये वाला पार्ट जो है ये अलग है यहाँ का। ये वाला जो व्यू है यहाँ से पूरा आपको अजमेर देखने को मिलता है। मैंने कोशिश की आपको अजमेर के तीनों कोनों से दिखाने की, जहाँ से अजमेर का पैनोरामिक व्यू आपको मिलता है। और उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। और ज़्यादा ऐसी लोकेशन देखने के लिए, जो कि इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो जहाँ तक हम पहुँचेंगे पहुँच पाए होंगे, कोशिश रहेगी हमारी देखने के लिए। अगर आप घर बैठे इंडिया टूर को एंजॉय करना चाहते हैं, ऑल इंडिया रोड ट्रिप में कर रहा हूँ होंडा की 125 सीसी शाइन बाइक से। हमें फॉलो कीजिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे चैनल उड़ते परिंदे को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप घर बैठे इंडिया टूर का मजा ले सकें।